कथमस्ती, कैसे हो? आरएससी परिवार यूट्यूब चैनल पर आपका सबका हार्दिक स्वागत है। लेकिन चैनल स्टार्ट करने से पहले, इस क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक प्यार भरा निवेदन है कि सबसे पहले अपन लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको डेली जो भी हम नई क्लासें अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उनकी सूचना, उनका ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक की। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा हल संधि। इससे पहले भी हमारा हल संधि चल रहा था, जो इससे लास्ट क्लास हुई थी वो हल संधि हुई थी, और अब जो हो रहा है वो भी हल संधि हो रहा है। और हल संधि का क्योंकि हल संधि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके कई पार्ट हैं। हल संधि बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसके कई पार्ट हैं, तो उन पार्टों का आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है कि अब हल संधि में मैंने आपको करा चुका हूं, अब तक मैं आपको 3 संधि करा चुका हूं। कौन कौन सी? एक तो करा दिया मैंने आपको स्तुत संधि, एक करा दिया आपको स्तुत्व, और एक करा दिया मैं आपको जसत्व, और अब मैं आपको जो कराने जा रहा हूं वो हो गया आपकी चौथे नंबर की चर्त्व संधि। चर्त्व संधि तो यानी कि 1 2 3 4 ये क्या है? ये सभी किसके पार्ट है? ये सभी हल संधि के पार्ट है। तो इसलिए मैं आपको कराने जा रहा हूं आज चौथा पार्ट, ठीक है। तो इसके बाद आप तैयार हो जाइए और आपके जो भी दोस्त हैं शेयर करना सबको, ठीक है। चलिए तो हम इसके बाद लिखते हैं, आज का टॉपिक अपना होगा चर्त्व संधि। चर्त्व संधि थोड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चे। तो इसका सूत्र कौन सा है? इसका सूत्र होता है सूत्र बड़ा ही मजेदार है। आप सुनोगे, देखोगे तो आपको लगेगा। तो क्या है सूत्र का नाम? खरीचय। खरीचय यानी कि ये सूत्र है खरीचय। सूत्र का नाम क्या है? खरीचय यानी कि खर परे झलाम चर स्यु। अब देखो इसके बाद होता क्या है अपने पास कि संस्कृत में एक सिस्टम होता है कि इसकी बात को कहने के लिए कुछ अलग से एक वृत्ति होती है, जो क्या कहते हैं? वृत्ति। क्या कहते हैं? वृत्ति ही। उस वृत्ति में क्या होता है कि इस सूत्र का विश्लेषण पूर्वक अर्थ होता है। क्या होता है? विश्लेषण पूर्वक अर्थ। जैसे खरी परे, मैं लिख रहा हूं खरी परे, खरी परे झलाम चर, झलाम चर इशु। इसका मतलब क्या होता है? खर माने खर प्रत्याहार। इसका मतलब होता है प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? खर प्रत्याहार। परमान होता है बाद में, परमाने बाद में। झलाम माने झल को क्या होता है? चर आदेश होता है। यानी कि कहने का मतलब इसका ये हुआ, झल के बाद में, झल के बाद में क्या होना चाहिए? खर प्रत्याहार। यानी कि मेरा मतलब ये हुआ कि पूर्व पद में कौन सी है? झल प्रत्यय, और बाद में कौन सी है? खर प्रत्यय। क्या कौन सी है? खर। पूर्व पद में कौन सी है? झल प्रत्याहार, और उत्तर पद में खर प्रत्याहार। देखो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर कितना डिफिकल्ट है। देखो ये सिस्टम ऐसा ही कुछ हल संधि का, मैं आपको फिर भी इसको सरल करने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिएगा, ये झल का मतलब होता है झल प्रत्याहार, और ये होता है खर प्रत्याहार। अगर मान लीजिए झल प्रत्याहार के तुरंत बाद क्या आ जाता है? कोई खर वर्ण आ जाता है, खर प्रत्याहार आ जाता है, तो क्या होगा? उसके स्थान पर, इस झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चर प्रत्याहार हो जाएगा। चर प्रत्याहार यानी कि इस झल के स्थान पर चर हो जाएगा। कब होगा? जब बाद में खर होगा। समझ रहे हो?
यदि पूर्व पद के अंत में तो झल प्रत्याहार हो, बाद में खर प्रत्याहार हो, तो इस झल के स्थान पे क्या हो जाएगा? चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झल के स्थान पर चर हो जाएगा। ये तो रहा व्याकरण की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? व्याकरण की दृष्टि से। लेकिन अब आप देखना किसकी दृष्टि से? अब हम आपको समझाएंगे वीएस सूत्र के माध्यम से। अब हम आपसे बात करते हैं वीएस सूत्र यानी कि वासुदेव सूत्र, वासुदेव शास्त्री सूत्र के माध्यम से। देखो कितना सरल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपको। पहले मैं आपको उदाहरण देखता हूं। क्या लिखता हूं? उदाहरण दिखाता हूं। आपको लगेगा कि कितना अच्छा सरल है। तो जैसे कि सत्कार, शतकार। मैं आपको आज क्या कर रहा हूं? उदाहरण से नियम की ओर ले चलता हूं। पहले उदाहरण कराता हूं और फिर नियम कराता हूं। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए आपको कहीं भी कोई भी शब्द में इस प्रकार की, इसमें चर संधि में, अगर पूर्व पहले वर्ण के तुरंत बाद अगर वर्गों का पहला वर्ण आ जाता है, यानी कि पहले वर्ण के तुरंत बाद, समझ रहे हो बात को? पहले वर्ण के तुरंत बाद यदि वर्गों का, कितने वर्ग है? 5, इन 5 वर्गों का कोई भी प्रथम वर्ण आ जाए, तो ये देखो ये ता किस वर्ग का है? त वर्ग का है। किसका है? त वर्ग का। त वर्ग यानी कि त, थ, द, ध और न, ये मान लीजिए आपको। तो ये त वर्ग हो गया, तय आ गया। तो अब हमें करना क्या है कि इस वर्ग को क्या करना है? इस तय को, इसका संधि क्या होगा? सद प्लस कार, सद प्लस कार, यानी कि सद प्लस कार, ये हो जाएगा। अब तक तो आपने क्या किया था? कौन संधि में? जसत संधि में। जसत संधि में तो क्या हो रहा था कि हम क्या करते थे? इस प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा करते थे, करते नहीं थे? यानी कि जसत संधि में हम क्या कर रहे थे? प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा। लेकिन अब क्या करेंगे? तीसरे वर्ण के स्थान पर प्रथम। देखो बिल्कुल इसका अपोजिट है। यहां तो प्रथम था, तो यहां क्या हो गया? या प्रथम के स्थान पर तीसरा कर रहे थे ना, तो यहां तो देखो प्रथम तो तीसरा हो गया, और जहां तीसरा था वहां प्रथम हो गया। नहीं समझे? दोबारा देखो। यानी कि मेरा मतलब ये आपसे कहने का कि जो ये हमारी चर्त संधि है ना, चर्त संधि, ये वाला जो चर्त संधि है, ये क्या करती है? जो हमारा तीसरा वर्ण होता है ना, उस तीसरे वर्ण को उसी वर्ग का क्या बना देती है? प्रथम वर्ण बना देती है। क्या बना देती है? प्रथम वर्ण। तो यहां हो जाएगा इसका त प्लस कार, यहां स। अब देखो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सत्कार। क्या बन जाएगा? सत्कार। मैं आपको एक थोड़ा सा कॉम्बिनेशन करता हूं, देखो आपको लगेगा कि हाँ ये आपको 2 संधि में काम करेगा। ठीक है बेटा, पहले मैं लिख रहा हूं आपको जसत्व संधि, और इसके नीचे लिख रहा हूं आपको चर्त संधि। ये बिल्कुल एक दूसरे क्या है? विपरीत है। क्या है? विपरीत। क्या है? ये एक दूसरे के विपरीत है। अब कैसे? देखो कि यहां क्या होता था? इसमें होता था कि जो प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण, ठीक है ना? प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण होता था। अब यहां क्या होगा? तीसरे वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण,
अब थोड़ा सा आपको समझ आ रहा हो गया कि देखो यहाँ तो प्रथम था, उसका उल्टा क्या हो गया, बिल्कुल अपोजिट हो गया ना। हो गया अपोजिट बिल्कुल, यानी कि प्रथम था या तीसरा हो गया। यहां क्या था, यहां तीसरा था, यहां प्रथम हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारी जसत संधि है वो चर्त की उल्टी है और चर्त जसत का उल्टा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आपको स्थिति ऐसी आ जाती है कि भाई हमें कैसे अंतर करना है, क्या करना है, कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको ये समझना है कि जसत संधि में क्या होगा, जो हम शब्द लिखते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया, उदाहरण देख रहा हूँ, पहला लिखता हूँ मैं जसत्व का, वागीश, और इसके बाद लिखता हूं मैं किसका, देखो वाक प्लस ईश। ठीक है, अब देखो ये पहला वर्ण है तो इस पहले को क्या हो जाएगा, तीसरा, और इधर के मैं लिखता हूं चर्त्व का। यहां क्या है देखो, जैसे सत्कार, क्या है, सत्कार, तो यहां क्या हो जाएगा, सद प्लस कार। अब क्या करना है आपको, यहां तो हमने क्या किया था, इस प्रथम को तीसरा किया था, और अब तीसरे को क्या कर दिया आपने, यह प्रथम कर दिया। यहां तो क्या किया था, प्रथम वर्ण को तीसरा वर्ण, और यहां क्या कर दिया हमने, इस तीसरे वर्ण को प्रथम वर्ण। ये ध्यान रखना बस। तो मैंने आपको दोनों संधियों का तुलनात्मक अध्ययन करा दिया है। क्या करा दिया है, तुलनात्मक अध्ययन, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या अंतर है, कैसा अंतर है। समझ आई। जसत संधि में क्या होता है, प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण, और चर संधि में क्या होता है, तीसरे वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाता है। क्लियर स्थिति। तो अब आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बस आपको ये देखना है, क्या देखना है, अगर जसत संधि होगी तो संधि विच्छेद करते समय क्या आएगा, प्रथम वर्ण आएगा, एक बात। और अगर चर्त होगी तो संधि विच्छेद करते समय क्या आएगा, तीसरा वर्ण आएगा। दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए संधि युक्त पद है, अगर उसमें हम क्या कर रहे हैं, संधि छांटना है या पहचानना है, तो कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा बीच का वर्ण होगा उसमें वो तीसरा वर्ण होगा, वर्गों का क्या होगा, तीसरा वर्ण, और यहाँ क्या होगा, प्रथम वर्ण होगा। समझ रहे हो। चर्त में तो होगा प्रथम वर्ण और जसत में होगा तीसरा वर्ण। तो कहने का मतलब इसकी मोटी मोटी पहचान जो आपको जनरली समझ आ जाएगी। क्लियर स्थिति। तो अब हम बात करते हैं चर संधि के उदाहरण देख लेते हैं। ये तो आपको समझ आएगा होगा शायद, मैं जानता हूँ, और आप चाहें तो मैं इसका और स्पष्ट कर सकता हूँ थोड़ा, है ना। चलिए, मैं तो यही प्रयास करूंगा कि आपको अच्छी प्रकार समझ आ जाए। अब इसके बाद देखो क्या करना है आपको। अब आपको इसका वो सारणी बना दूँ आपको, मैं आपको सारणी बनाता हूँ एक, जिससे आपको सारे उदाहरण क्लियर हो जाएंगे, बहुत समय नहीं लगेगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ, फटाफट से तैयार हो जाओ, झल, और इसके बाद लिख दिया मैंने खर, और यहां लिख दूंगा मैं आदेश, और आदेश में लिख रहा हूं मैं क्या, चर। ठीक है। अब मैंने एक सारणी बनाई आपको। अब झल में क्या होता है आपको बता दूं, नॉर्मल सी, वर्गों के ये झल क्या है, प्रत्याहार है, और ये प्रत्याहार है, और ये भी प्रत्याहार है। बहुत ही सरल भाषा में आपसे समझाना चाहूंगा। अब देखो क्या करना है कि झल में होते हैं वर्गों के, किसके, वर्गों के। झल में क्या होते हैं, वर्गों के। झल में क्या होते हैं, वर्गों के, पहले दूसरे तीसरे चौथे, यानी कि पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का। किसका, प्रत्येक वर्ग का। जैसे क, ख, ग और घ, ऐसे ही च,
छ, ज और झ। इसी प्रकार ट, ठ, ड और ढ। इसी प्रकार त, थ, द और ध। ठीक है। इसके बाद क्या बचा? प, फ, ब और भ। क्लियर स्थिति? अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं खर प्रत्याहार, और खर प्रत्याहार में क्या होते हैं? वर्गों के, यानी कि वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण। कौन से? पहले और दूसरे वर्ण। पहले और दूसरे वर्ण, यानी कि जैसे क, ख और च, छ, ट, ठ। इसके बाद त, थ और इसके बाद आता है प और फ। ठीक है। अब क्या कहता है इस बात को? यदि पूर्व पद के अंत में इनमें से कोई वर्ण हो सकता है, क, ख, ग, घ, नो प्रॉब्लम। उत्तर पद में क, ख, ग इनमें से कोई हो सकता है, तो क्या होगा? इनके स्थान पर, किन के स्थान पर? इनके स्थान पर चर हो जाएगा। अब चर में क्या होता है? चर में क्या होता है कि वर्गों के प्रथम वर्ण, यानी कि क, च, ट, त और प। बात समझ आई? कि अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यदि मान लीजिए इनमें से कोई वर्ण आ जाता है पूर्व पद के अंत में, पूर्व पद के अंत में इनमें से कोई वर्ण आ जाता है, तो हमें क्या करना है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूं, जगह का शॉर्टेज है। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया उदाहरण दिग्पाल। क्या लिख दिया? दिग्पाल। क्या लिख दिया? उदाहरण दिग्पाल लिख दिया, दिग्पाल। ठीक है। तो हमें संधि विच्छेद करना है इसका। क्या बनेगा? दिग प्लस पाल। संधि विच्छेद क्या बनेगा? दिग प्लस पाल। अब क्या है? दिग प्लस पाल। तो यहां आ रहा है हमारा तीसरा वर्ण, किसका है? क, ख, ग। ये गया आ गया। ठीक है जी। अब इस तीसरे वर्ण को क्या करना है? प्रथम वर्ण करना है। क्या करना है? प्रथम वर्ण। तो हम क्या करेंगे? इसको यहां से इस प्रकार से ये बना देंगे बस। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा दिग प्लस पाल, और इसका रूप बनेगा हमारा दिग्पाल। समझ आई बात? तो कहने का मतलब क्या है? जो हमारा तीसरा वर्ण है उस तीसरे वर्ण को क्या बना देंगे? प्रथम वर्ण। क्या बना देंगे? प्रथम वर्ण। तीसरे वर्ण को क्या बना देंगे? प्रथम वर्ण बना देंगे। ये समझना बस खाली। तो ये आपकी सारणी इस प्रकार समझना है। ठीक है। जहां भी आपको इस प्रकार से आएगा, और इसके बाद एक क्या आता है? इसमें आता है ये, जैसे कि श, श और ये स, ये भी आते हैं इसमें। ठीक है। अगर ये मिल जाते कहीं तो क्या करना पड़ेगा? अब देखो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक, यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे समझाएं। जिस बच्चे को कोई समस्या है तो बोलो, नहीं है ना? ठीक। तो मेरा आप जहां तक मेरा विश्वास है कि आपको ये सारणी समझ आ गई होगी। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, मैं ये चाहूंगा कि आप तक मेरा ज्ञान पूरा तरीके से पहुंच पाए। तो देखिएगा, पूर्व पद के अंत में क्या होना चाहिए? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, यानी कि झलवर्ण होने चाहिए पूरे। उत्तर पद में क्या होना चाहिए? खर प्रत्याहार। तो क्या होगा? इस झल के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? झल के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? चर आदेश हो जाएगा। और चर में कौन से वर्ण आते हैं? क, च, ट, त, प, यानी वर्गों के प्रथम वर्ण। कहने का मतलब इसकी सीधी सीधी भाषा में आपको ये कह सकते हैं, नोट डाल करके आप इसको यूं भी कह सकते हो डायरेक्टली। क्या कह सकते हो? यहां लिखता हूं, मेरा थोड़ा सा नीचा है, मैं आपको यहां इस प्रकार से कह सकता हूं, तीसरे वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण
हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला हो गया, जो मानो छोटा सा बिल्कुल। ये लाइन आप याद कर लेना बस। तीसरे वर्ण के स्थान पर प्रथम वर्ण हो जाता है, और उसमें तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको इसी प्रकार से उदाहरण करना चाहूंगा। इस सारणी को आप ध्यान से समझ लेना। तो प्रत्येक में ध्यान रखना, इस तीसरे स्थान पर ये इसका ये हो जाएगा, और इसमें ये है तीसरा वर्ण, तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये तीसरा वर्ण है, इसको ये हो जाएगा। और ये तीसरा वर्ण है ना, इसको ये हो जाएगा। तो केवल यहाँ तीसरे वर्ण को प्रथम वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को समझना है, ठीक, क्लियर। चलिए अब इसका उदाहरण देख लेते फटाफट से। देखो संधियों में क्या है, थोड़ा सा जटिल तो है, लेकिन फिर भी मैं पूरा प्रयास करता हूँ आपको सरल भाषा में परोसने का। तो जैसे आपको मैंने आपातकाल लिख दिया, आपातकाल, आपातकाल सुना है ना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परख्यो चारी। तो आपातकाल यानी कि संकट की घड़ी, इन चीजों को संकट की घड़ी में समझा जाता है। तो आपद क्या हो जाएगा, आपद प्लस कालह। अब देखो ये तीसरा वर्ण है द, कौन सा वर्ण है, तीसरा, तवर्ग का है। तो अब हमें इसको क्या करना है, तय बना देना है, कुछ नहीं करना है। आ और प और प्लस कालह, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपातकालह। क्लियर स्थिति। ऐसे ही जैसे मैंने लिख दिया आपको क कुप्रांत, क कुप्रांत, देखो जैसे क कु, एक मिनट, क कु, हाँ, प्रांत। अब देखो क्या करना है हमें, क कु और भ प्लस प्रांत। ये कौन सा वर्ण है, देखो ध्यान से, प फ भ, यानी कि तीसरा वर्ण है कि नहीं, ये बताओ। ये पवर का कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है। तो इसके स्थान पर हमें क्या बना देना बेटा, प, क्योंकि प्रथम वर्ण आना है। क्या लाना है हमको, प्रथम वर्ण लाना है। ये कौन सा है हमारा, प्रथम वर्ण है। कौन सा है, प्रथम वर्ण। तो हमने क और कु प्लस प्रांत। अब इनका हम क्या करते हैं, वर्ण संयोग करते हैं, मेलान करते हैं, तो क्या बन जाएगा, ककु प्रांत। कोई दिक्कत। जैसे देखो उदाहरण के लिए उत्पन्न, क्या लिख रहा हूं मैं, उत्पन्न। उदाहरण जितने करोगे उतना निखार आएगा। उत्पन्न, उद प्लस पन्न क्या बन जाएगा, उद प्लस पन्न। अब कुछ नहीं करना, ये कौन सा है हमारा, तीसरा वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, प हो जाएगा, सॉरी तय थे द, तो यानी कि तवर का, तो तय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, त। तो यहाँ हो जाएगा उत प्लस त बराबर पन्न। अब इनका हम क्या करते हैं, वर्ण संयोग करते हैं, इनका संधि युक्त करते हैं, तो क्या बन जाएगा इनका मिलाने पर, बना नहीं बना। जैसे और उदाहरण देखो, सटपति, सटपति, उदाहरण की कमी नहीं है, आप तो उदाहरणों की वर्षा हो रही है। सटपति, सटपति, छपति कह सकते हो। तो अब क्या होगा, सड प्लस पति ही। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये कौन सा वर्ण है, तीसरा, तो तीसरे को किस में बदलते हैं, प्रथम में बदलते हैं। किस में, प्रथम में बदलेंगे। तो प्रथम क्या हो जाएगा, ट, वह नहीं हुआ, यहाँ स प्लस पति। आई बात नहीं, क्लियर। अब हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है, तो बन जाएगा षडपति ही। बताओ सही है गलत, क्लियर। जैसे मान के चलो हमने लिख दिया तच्छिव, क्या लिख दिया, तच्छिव। उदाहरणों की टेंशन मत लो, तच्छिव।
सॉरी तत्शिव लिख दिया। क्या लिख दिया? तत्शिव। तो देखो तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव। अब देखो ये इसको आप ज़्यादा मत जाना, ये आपको जो शिव है ये ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाएगी, इसलिए मैं इसको शिव ना लिख करके क्या लिखना चाह रहा हूँ आपके सामने, शिव लिखूंगा मैं। ठीक है, तत् प्लस शिव। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल कंडीशन है। इस तवर्क को क्या कर देंगे, प्रथम वर्ण क्या करना है हमको, सॉरी तद प्लस शिव, तद प्लस, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं रहा बेटा, ये हाँ होना था तद, द और तच। अच्छा ये ज आ गया, ठीक है, ध्यान नहीं रहा था। क्या आएगा, ज, सॉरी। तो अब क्या होगा, ये प्रथम वर्ण है तो हमें प्रथम वर्ण बनाना है इसका, तो क्या हो जाएगा, त, और ये चवर का है च, छ, तो च आ जाएगा प्लस शिव। तो क्या बन जाएगा, इनका मैच करेंगे तो तत्शिव। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, आपको इसी प्रकार से ये उदाहरण समझने हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर हमको समझने में समस्या है, तो मैं उसका और समाधान कर सकता हूँ, लेकिन समस्या का समाधान कब होगा, जब आप इसको कमेंट बॉक्स में डालोगे। आपकी कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे कि मैं इसको समझ सकूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो टॉपिक है यही ख़त्म होता है। और जो नेक्स्ट संधि होगी अपनी, वो होगी अपनी अनुस्वार संधि। कौन सी होगी, अनुस्वार संधि। अगली जो संधि होगी अपनी होगी अनुस्वार संधि। यह आपका होगा 5वां भाग। तब तक हमारा आप इंतजार करें। थैंक यू, धन्यवाद।